आज के चर्चा का विषय है तमिल सिनेमा की बहुचर्चित फिल्म तंगालन। इसमें दलित जीवन और उपनिवेश तथा नागवंश के कहानी को आधार बना के इस फिल्म में को प्रदर्शित किया गया है। मूलतः दलित पृष्ठभूमि की यह कहानी पा रंजीत द्वारा डायरेक्शन और लेखन के द्वारा निर्मित हुआ है। यह मूवी मुख्य धारा के लेखन और सिनेमाई परिदृश्य को बिल्कुल नए कलेवर और चित्रण के साथ प्रदर्शित करती हुई एक नए आयाम को दर्ज करती है। तंगालन मूवी के बारे में तमाम प्रकार के समीक्षाएं और आलोचनाएं छपी हैं। दलित नज़रिए से एक समीक्षा मेरे तरफ से भी आज चर्चा का विषय है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी पुस्तक द अनटचेबल्स में लिखते हैं कि वे धन्य हैं जो अनुभव करते हैं कि जिन लोगों में हमारा जन्म हुआ है उनका उद्धार करना हमारा कर्तव्य है। धन्य हैं वे जो गुलामी का खात्मा करने के लिए सब कुछ न्यौछावर करते हैं, और धन्य हैं वे जो सुख और दुख, मान और सम्मान, कष्ट और कठिनाइयों, आंधी और तूफान की परवाह किए बिना तब तक संघर्ष करते रहते हैं जब तक कि अस्पृश्यों को उनके मानवीय अधिकार न मिल जाए। यह स्लोगन जो वक्तव्य है, यह दलित समाज में जन्मे कर्मठशील और जुझारू क्रांतिकारी लोगों के लिए समर्पित है। इसको आधार बना के हम पा रंजीत को कह सकते हैं कि सिनेमा के माध्यम से वे समाज में वह जागृति और चेतना लाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि साउथ यानी दक्षिण भारत के दलित ईसाई समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले पा रंजीत अपनी मुख्यतः बड़ी मूवियों में हमेशा सोशल जस्टिस, समाज और उसके शोषण और दमन के वास्तविक पहलू को उद्घाटित करते हैं। अब हम इस फिल्म की तकनीकी पहलुओं पर बात करेंगे और उसके माध्यम से धीरे धीरे पूरी फिल्म की परिचर्चा का विषय बनाएंगे। पा रंजीत तमिल सिनेमा के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उन्होंने तंगालन नाम से बहुजन समाज के जीवन दर्शन तथा इतिहास पर फिल्म का निर्माण किया है, जिसके प्रोड्यूसर के.ई. गनगवेलराज और लेखन तथा डायरेक्शन खुद पा रंजीत ने किया है। मुख्य भूमिका में चियान विक्रम है। पटकथा की समय सीमा और परिवेश औपनिवेशिक काल से अतीत के बीसी यानी ईसा के समय तक जोड़ती है, जब नागवंशी मूलवासी जो भारतीय थे विदेशी आर्यों के संक्रमणकालीन संघर्ष का दौर था। लंबे समय तक साहित्य और सिनेमा से बहिष्कृत दलित, पिछड़े और आदिवासियों के इतिहास और जीवन कथा अब केंद्र में आने लगे हैं। लेखन के द्वारा, सिनेमा के द्वारा। सिनेमा अपने आप में प्रभावकारी विधा है। ध्वनि और चित्र के संयोजन से जीवंत अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है। सिनेमा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक प्रभावशाली एवं सशक्त माध्यम है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिनेमा सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि स्थितियों को आत्मसात करते हुए रचनात्मक माध्यम बना हुआ है। कहानी, उपन्यास, संस्मरण, नाटक, कविता, रिपोर्टाज, रेखाचित्र सभी को सिनेमा ने एक सशक्त अभिव्यक्ति दी है। यह सही है कि साहित्य और सिनेमा के सह पक्ष को दलित आंदोलन के उभार ने प्रभावित किया है।
क्योंकि गैर दलितों की दृष्टि दलित जीवन और संघर्ष के इतिहास को सही ढंग से प्रदर्शित नहीं किया, क्योंकि उनका अनुभव सामंती परिवेश में बाधा डालती है। रंजीत सिनेमा में नए प्रयोग और दलित जीवन के सामाजिक पक्षों को बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों से देखने पर दलितों के ज्वलंत मुद्दों की समझ विकसित होती है। आज दलित के बगैर भारतीय राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस बात को महसूस करके ही रंजीत ने कबाली और काला जैसी फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें तमाम मुद्दों के साथ सोशल जस्टिस का भी मुख्य केंद्र में रहा। अब हम तंगालन मूवी के मुख्य कथा वस्तु पर आते हैं, जिसका टाइटल है तंगालन, एक मजबूत लीडर और योद्धा। तंगालन का मतलब होता है लीडर, नेता, अगुआ या रास्ता दिखाने वाला, जो सभी को साथ लेकर चलता हो और आपदा आने पर वह सबसे पहले उसका मुकाबला करने को तैयार रहे। अपने लोगों के सुख दुख, तीज त्योहार में बराबर शरीक रहे और अपने लोगों की हर विपदा से बचाए। इस तरह के चित्रण को लेकर रंजीत ने चियान विक्रम के रूप में तंगालन मूवी का निर्माण किया है। इसमें रंजीत ने दलित जीवन के अतीत को भी खंगाला है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जीवन से प्रभावित रंजीत व्यक्तिगत जीवन में भी सामाजिक समरसता और समावेशी संस्कृति के विकास के लिए लोकतांत्रिक सांस्कृतिक तत्व के निर्माण में सक्रिय हैं, और इसके लिए वो अपना संगठन और ट्रस्ट भी बनाए हैं। जो काम 100 साल में हिंदी सिनेमा ने नहीं किया, उसकी शुरुआत तमिल सिनेमा से हो रही है। यह जीवन दृष्टि और राष्ट्रीय चेतना दलितों की तरफ से आ रही है, और आने की संभावना भी उन्हीं की तरफ से थी, क्योंकि हम आज़ादी के बाद के इतिहास को खंगालें तो हम देखते हैं कि जो लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्य हैं, वह जो अपने आप को सत्ता में वर्चस्व में स्थापित किए हुए हैं, वह उसको विकसित होने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए जो सर्वहारा वर्ग के या फिर गरीब हैं, दलित हैं, वंचित हैं, स्त्री, आदिवासी हैं, वो अपने मानवीय सरोकार और लोकतांत्रिक चेतना के साथ, उसके मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रंजीत दलित समाज से हैं और कन्वर्टेड ईसाई हैं। चियान भी ईसाई पिता और हिंदू माता की संतान है। यह जोड़ी सिनेमा के इतिहास में तंगालन के रूप में एक विस्फोट कर दी है। फिल्म का पहला दृश्य 1850 ईस्वी के से शुरू होती है, जो कलेक्टर ऑफिस बेंगलुरु से शुरू होता है, जहां अंग्रेज अफसर टीपू सुल्तान के द्वारा खोजी गई सोने की खान को दोबारा खोजने की योजना बनाते हैं, जिसमें स्थानीय राजा की मदद मांगी जाती है, लेकिन डरावनी और मौत की खाई के रूप में प्रसिद्ध कोलार गोल्डफील्ड में राजा जाने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद दूसरा दृश्य बेपूर गांव उत्तरी एयरकोट का आता है, जहां तंगालन का परिवार अपने समुदाय के साथ निवासित है। सब मिरासीदार यानी जमींदार के खेत में काम करने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि तंगालन को छोड़कर किसी के पास जमीन नहीं होती है, इसलिए वे बधुआ मजदूर की हैसियत से काम करते हैं। तंगालन भी अपने खेत में परिवार के साथ धान की फसल काट रहा होता है। जमींदार के खेतों में उसके जाति बंधुओं के लोग भी काम कर रहे होते हैं। स्त्री पुरुष सब बराबर श्रम कर रहे होते हैं। यह बिंब और जीवन सौंदर्य दलित समाज में समानता का सूचक है, जहां स्त्री पुरुष में किसी प्रकार की असमानता नहीं है। यहाँ पितृसत्तात्मक क्रूरता भी नहीं है। सब मस्त हैं और गीत गा रहे हैं और जीवन और श्रम के महत्व को वास्तविक जीवन में जी रहे हैं, जिससे उनका दुख हल्का हो सके। गीत में भविष्य की कामना है, सुखमय जीवन की भी है। इसी बीच में जमींदार अपने लाव लश्कर के साथ आता हुआ दिखाया गया है। उसी समय तंगालन की बेटी पूछती है, बाबा जमींदार के पास इतनी जमीन है, हम लोगों के पास इतनी कम क्यों है? उसके बाद तंगालन की पत्नी जवाब देती है, मेरी बच्ची, यह जो सारी जमीन है
कभी तेरे बाप पुरखों की हुआ करती थी। तब तंगालन जवाब देता है, अह, और नहीं तो क्या, देखो बेटा, यह जो पूरी जमीन दिखाई दे रही है ना, यह सब हमारी है। यह जमींदारी, जागीरदारी, मुगलदारी, यह सब अंग्रेजों की दी हुई ताकत है, सर पर चढ़कर बिठा के रखा है। उसी का फायदा उठाकर हमसे हमारी जमीनें छीन लिए। जो मेहनत करता है जमीन उसकी होती है, जो मेहनत ना करे जमीन उसकी कैसी हो गई। इस पर जमींदार चिढ़ जाता है। कहानी बीच फ्लैक्स बैक में भी चली जाती है। तंगालन की दंत कहानी और स्वप्न द्वारा बीच बीच में कहानी का जो दृश्य है वो अतीत की कहानी से जोड़ता है। ऐसे ही समय खेत खलिहान में अपने फसल की निराई के समय तंगालन अपने बच्चों को कहानी सुनाता है, हाथी की पहाड़ वाली। उसमें उसके पुरखे पेन्ना नदी में सोना निकाल रहे थे। उसी समय उस देश का राजा युद्ध के उपरांत वापस लौट रहा था। दोनों के बीच संघर्ष होता है। वहाँ नाग जात के आदिवासी रहते हैं जो बेहद खुखार हैं और सांपों को नियंत्रित करते हैं, जिसमें राजा के सैनिक डर के जाने से इनकार करते हैं। तंगालन के पुरखों पर सांप के काटने का कोई असर नहीं होता है। उन लोगों के पास एक भभूत होता है जिसके छिड़काव से सांप भाग जाते हैं। राजा के कहने पर तंगालन का पुरखा आदिवासी नाग कन्या आरती और उसके साथियों से युद्ध करता है और आरती का पेट खंजर से फाड़ देता है। उसके खून के मिश्रण से वहां की मिट्टी और कंकड़ सोना बन जाते हैं। राजा खुश होता है और अपना खंजर उसे दे देता है, जो विरासत में तंगालन के पास मौजूद रहता है। अफसोस करता है एक भी सोना वह नहीं ला पाया। तभी दृश्य का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। मिरासीदार यानी जमींदार के क्रोध की आग में तंगालन का सुखमय और स्वतंत्र जीवन तब स्वाहा हो जाता है जब फसल की निराई के समय मिरासीदार के लोगों द्वारा आग लगा दी जाती है। सब कुछ खत्म हो जाता है। लगा न दे पाने की एवज में मिरासीदार उसकी जमीन हड़प लेता है और ब्याज की अदायगी के लिए तंगालन और उसके परिवार के 7 सदस्यों को पनायल प्रणाली का हिस्सा बनने पर मजबूर कर दिया देता है। पनायल यानी बंधुआ मजदूरी की एक प्रथा है जो सिर्फ नाम में ही गुलामी से भिन्न है। जब वह विरोध करता है तो जमींदार के लठैतों द्वारा उसकी खूब पिटाई होती है। हालांकि इस जमीन की कुछ कीमत नहीं है, मगर एक ऐसी दुनिया में जिसमें उसका जिंदा बना रहना ही सामाजिक व्यवस्था पे आक्षेप हो, जमीन का वह छोटा सा टुकड़ा तंगालन की आज़ादी का क्रांतिकारी उद्घोष बन जाता है। सोना और जमीन का प्रतीक गढ़ के पारंजीत ने फिल्म के माध्यम से दलितों के आर्थिक पहलू पर दृष्टिपात किया है। एक दिन क्लाइमेन अंग्रेजी अफसर सोना खोजने के लिए मजदूर खोजता है। तंगालन अपनी आर्थिक बदहाली और बंधुआ गुलामी से मुक्ति के लिए यह रास्ता चुन लेता है। लोगों में डर है कि सोने की खोज में जो जाता है वह वापस नहीं लौटता है। भूत पिशाच, जादू टोना और चमत्कार के द्वारा फिल्म में रोचकता और मनोरंजन के योग्य दृश्य का निर्माण किया गया है। सोने की खोज में क्लाइमेन के बेटे विलियम और तंगालन के बेटे अशोकन में दोस्ती हो जाती है। जहां अशोक को गांव के लोग छूने से कतराते हैं, वहीं विलियम गलबाहियां करके सोने की खोज और शिकार करते हैं। एक कुएं में खोज के दरमियान बुद्ध का कटा सर और तंगालन को आरती की छवि दिखती है जो नाग जाति की कन्या है। हाथी पहाड़ के पास ब्लैक पैंथर से सोना खोजी टोली का मुठभेड़ होता है और अंग्रेज अफसर क्लाइमेन की जान तंगालन बचाता है। वहीं बुद्ध का धड़ मिलता है और अशोक उस सिर और धड़ को जोड़ देता है, जहां फिर से आरती के आधुनिक स्वरूप आदिवासी नागों के साथ मुठभेड़ होता है। यहाँ प्रतीक का यदि जिक्र किया जाए तो पारंजीत ने प्रतीकों को बहुत शानदार तरीके से गढ़ा है। वो प्रतीक जैसे ब्लैक पैंथर है। ब्लैक पैंथर अश्वेत आंदोलन के दरमियान एक संगठन का नाम था और वह नस्लभेदी और रंगभेदी
भेदभाव के खिलाफ बड़ा ही सक्रिय भूमिका में थे। उसी के आधार पर महाराष्ट्र में दलित पैंथर का निर्माण किया गया था, जिसने अपने समाज के उत्पीड़न और दमन के खिलाफ उठ रहे तत्वों के खिलाफ शानदार आंदोलन किया था। फिर वह हाथी का प्रतीक, और महाराष्ट्र में जैसे 1956 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा धर्मांतरण बौद्ध धर्म कर लेने की वजह से उससे प्रभावित नजर आते हैं, इसलिए वह नागों का बुद्ध से जोड़ के दिखते हैं। क्योंकि बुद्धकालीन जो धार्मिक संक्रमण का काल था, उसमें नाग जो जाति थी वह पूरे भारत में मजबूत जाति थी, और देखा जाए तो वह मूल निवासी अनार्य जाति थी। आर्यों के आगमन से पहले इस देश में उनके राजे और महाराजा हुआ करते थे, और आर्यों के आगमन से उनके हार हुई, और कुछ ट्राइबल, आज भी ट्राइबल जनजात जैसे नागालैंड में नाग जनजाति है, छत्तीसगढ़ के नौरतनगढ़ में नागाओं का किला खंडहर के रूप में आज भी विद्यमान है, और तमाम नाग जातियों का आज भी प्रादुर्भाव मिलता है। लेकिन बुद्ध से जोड़ने का कोई ठोस प्रमाण इस रूप में नहीं मिलता, क्योंकि हम देखते हैं कि बुद्ध की मूर्ति के ऊपर जो शेष नाग जैसे एक छाया दिखाया गया, तो ये कहा गया कि बुद्ध के रक्षा नागवंशियों ने किया। हो सकता है कि उनके एक कबीले या समुदाय ने बौद्ध धर्म अपना लिया हो, क्योंकि वैसे ही प्रतिरूप हमें महावीर के समय में मिलती है। तो जैन भी यदि नाग अपनाए होंगे तो ये कैसे होगा? अगर देखें तो कृष्ण के नाग शेष नाग के फन पे कृष्ण ने भी नृत्य किया था, और कालिया नाग का दमन मथुरा में उनके भाई बलराम ने किया था। तो नागाओं का यदि हम संबंध देखें तो बुद्ध के साथ तमाम जो धर्म के लोग थे, आर्य और अनार्य, सबके साथ था। इस रूप में हम देखें तो नाग जाति अपने आप में मजबूत जाति थी, और उसका दमन किया गया, उत्पीड़न किया गया, और बाद में कालांतर में वह अनुसूचित जनजाति और जाति में तब्दील भी हुई। यह गहन इतिहास का विषय है। अब इसके बाद चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। यह इस मूवी का पहला खंड है। दूसरे खंड में इसके शेष भाग की परिचर्चा हम फिर करेंगे। धन्यवाद।